हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आप सभी लोगों को इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों को। आज हम कंटिन्यू करेंगे आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 भाई भारती भवन पब्लिकेशन। आपको स्वागत है बीएम एजुकेशन क्लास 8 के अंदर। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया चैप्टर 1 का पार्ट 2। वही कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़े थे। कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा आपको बताएंगे और वही सीरीज़ को थोड़ा सा मतलब जो चीज़ हमने कंटिन्यू किया था थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 के अंदर, उसको उसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे। इस पार्ट के अंदर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। आज आइए, आज हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज़ का मोटो ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सिखा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे यार। आइए दोस्त, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के भाई साहब। यहाँ हमने बात की थी हिस्ट्री के अंदर भाई साहब डेट्स की भयंकर सी बारिश कर देंगे कि यानी डेट्स की बरसात होने वाली है हिस्ट्री के अंदर। यानी हिस्ट्री के अंदर डेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे यार। ये पहला स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड और ये तीसरा स्लाइड, ये तीनों ही स्लाइड में आपको सिर्फ समझना है। चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ये है सिर्फ नॉलेज के लिए बच्चों, ये है ओनली फॉर नॉलेज। ये जो स्लाइड, ये जो पेज है, ये पेज आपके सामने आपको दिख रहा है, ये ओनली फॉर नॉलेज है। ऑफ एफ के है, ओ एफ, थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, ओ एफ के है। ये ओ एफ के है बच्चों, ये भी ओ एफ के है और ये भी ओ एफ के है। ओ एफ के, ओ एफ के, ओ एफ के। सर ये ओ एफ के क्या है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए। ओ एफ के यानी सर, यानी लिख लो भाई, याद बच्चों को नहीं रहता है। ओ एफ के का मतलब होता है ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज मेरे यार। तो ओनली फॉर नॉलेज है, चाहो तो नोट कर सकते हो छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ से इन स्लाइड्स के अंदर, नहीं तो भाई लीव इट। इन तीन स्लाइड में आपको जो आपके हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको समझा दूंगा तीनों स्लाइड। आपको जो इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको थोड़ा सा मार्क कर लो बस। तो विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, कौन से डेट्स हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए डेट सिलेक्ट करने का क्या कोई क्राइटेरिया है मेरे यार? क्या एक क्राइटेरिया, कौन सी क्राइटेरिया के हिसाब से हम एक सेट ऑफ डेट्स को चूज करते हैं और कह देते हैं भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नेसेसरी है, इसको हिस्ट्री के अंदर में कहना ही चाहिए। भाई बहुत डेट होते हैं, 1 जनवरी होता है, 2 जनवरी होता है, 3 जनवरी होता है, 4 जनवरी भी होता है। तो भाई हर एक डेट्स को क्यों मेंशन नहीं किया जाता? कौन सी ऐसी कैटेगरी है, क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम इन डेट्स को, इन सेट ऑफ डेट्स को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं मेरे यार? देखिए देखिए डेट्स को सिलेक्ट किया जाता है किस प्रकार से? हम डेट्स को सिलेक्ट करते हैं उनके पास्ट के बेसिस पर, है ना। हम उन डेट्स, मैंने आपको कहा 15 अगस्त 1947 का, तो आपके दिमाग में आया 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई थी। यानी उन्हीं डेट्स को याद रखा जाता है जिस डेट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑकर किए थे, यानी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुए थे, तो उन्हीं डेट्स को हम याद रखते हैं। तो हम बहुत सारे डेट्स को जब एनालिसिस करते हैं उनमें से छांटते हैं कि कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है अपने हिसाब से। तो जो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है यानी जिनमें कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑकर नहीं हुआ है उनको हम छोड़ देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको हम लिख देते हैं, सॉरी लिख देते हैं हिस्ट्री किताब के अंदर, इतिहास के इस पन्ने के अंदर। क्लियर है? देखिए डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जो डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनके अंदर कुछ सेट ऑफ इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पर घटित होने वाले जो इवेंट है वो भी इंपॉर्टेंट ही है। 15 अगस्त 1947 जो डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो घटना है, जो घटित हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। क्लियर है?
धीरे धीरे हमारे स्टडी चेंजेस हुए और धीरे धीरे हमने नए इशू की तरफ देखना शुरू किया। हमने नए डेट्स को भी सिग्निफिकेंट करना शुरू कर दिया। हम सिर्फ डेट्स के अंदर सिर्फ 90s की बात नहीं करते, हम 20s की बात करते हैं। हम सिर्फ 1999 1947 की बात नहीं करते, हम 2000 में अगर कोई न्यू इवेंट्स ऑकर किया गया है तब भी हम उनको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। है या नहीं मेरे यार, है या नहीं मेरे यार, क्या हालचाल। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप सभी लोगों को, जैसे कि मान लो कुछ चीज़ें ऐसे कि 2000 से लेकर 2024 के बीच में कोई मान लो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है जो कि लिखना ज़रूरी है, जो कि मेंशन करना ज़रूरी है, तो उनको मेंशन किया जा रहा है, किताबों के अंदर अपडेट किया जा रहा है। इसीलिए हिस्ट्री किताब बार बार अपडेट होती है, क्योंकि 2024 के लिए 2023 एक पास्ट बन चुका है, एक इतिहास बन चुका है, एक हिस्ट्री बन चुकी है या नहीं। आपके लिए, आपसे बच्चों के लिए जो आपका क्लास 7 है वो आपका पास्ट है, वो आपके लिए आपका इतिहास है। क्लास 6, क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, LKG, UKG, नर्सरी, ये आपके लिए पास्ट है, ये आप सभी बच्चों के लिए आपकी इतिहास है। और क्लास 8 आपका प्रेजेंट है, और क्लास 9, 10, 11, 12 फिर उसके बाद हायर स्टडी, ये आपके लिए फ्यूचर है मेरे यहाँ। ठीक, एक एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है, एग्जाम्पल को कंसिडर करिए। क्या एग्जाम्पल को कंसिडर करिए सर? देखिए हिस्टोरियंस जो होते हैं मेरे यार, हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है, हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। देखिए जितनी भी सारे हिस्ट्रीज इंडिया के अंदर लिखी गई है उनको ब्रिटिशर के हिस्टोरियंस ने लिखी है, यानी इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है। यानी जो हिस्ट्रीज है इंडिया के अंदर उनको ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा गया है ज़्यादातर, मोस्टली, है ना। और जो रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट, यानी जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो ज़्यादातर इंडिया में ब्रिटिशर्स ही थे। तो इसीलिए क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादा लिखा। तो उस समय इंडिया के जो ज़्यादातर हेड होते थे वो उनको गवर्नर जनरल कहा था, हर एक स्टेट के गवर्नर जनरल होते थे। तो जितने भी गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के अंदर, हर एक के इवेंट को, हर एक ने क्या क्या किया है उन सबको लिखना ज़रूरी था, वो लिखना इम्पोर्टेंट था। जैसे कि हिस्ट्री की शुरुआत होती है पहले गवर्नर जनरल से जिनका नाम है वारेन हास्टिंग। याद रखना है नाम को। इन देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, मैं कहता हूँ आपको याद रखना है वारेन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल, पहले ये रो वाइज आपको याद रखने 1 2 3, पहले कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, इस प्रकार से। उसके बाद ख़त्म कहाँ हुआ, वाइस, यानी पहले नंबर पे थे भाई फर्स्ट में पूछे तो कौन था, वारेन हास्टिंग जो गवर्नर जनरल थे। लास्ट बोले तो लास्ट नंबर में कौन थे, लास्ट वाइसरॉय कौन थे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय थे, यानी गवर्नर जनरल वाली पोस्ट को चेंज करके वाइसरॉय कह दिया गया। यानी पहले जो चीफ पोस्ट गवर्नर जनरल होता था उसी पोस्ट को बाद में चेंज करके वाइसरॉय कह दिया गया। ठीक, जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वारेन हास्टिंग से, उनसे शुरुआत हुई थी, ख़त्म होते होते वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन में ख़त्म हो गया मेरे यार। क्लियर है? और इन दोनों का ही सेपरेट चैप्टर से जहां हम पढ़ेंगे किनके बारे में, हम और भी बहुत सारे लोग थे इनके अंदर। अगर आप देखोगे तो सीरियल वाइज देखोगे तो सबसे पहले थे हास्टिंग्स, वारेन हास्टिंग्स सबसे पहले थे, नेक्स्ट वेल्सी थे, सेकेंड नंबर में बेनस्टिक थे। इनको याद रखना है। ये जो पहले कौन थे भाई, पहले थे भाई गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग, ये याद रखना है आपको, ये वाला पॉइंट याद रखना है, मैं ब्लू से टिक कर, इसको याद रखना है आपको। लेड आपको उसके बाद याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसरॉय थे भाई, जो गवर्नर जनरल वाली पोस्ट थे वही पोस्ट को बाद में वाइसरॉय कह दिया गया। ठीक, और सीरियल वाइज इसको आपको याद रखना है। पहले कौन थे, वारेन हास्टिंग, नेक्स्ट वाइसरॉय, देन बेंटिक, नेक्स्ट डलहौसी, नेक्स्ट कैनिन, फिफ्थ में भाई साहब कैनिन भाई साहब भाई फिफ्थ में थे। डलहौसी के बाद फिफ्थ में भाई कैनिन थे मेरे यार। इसके बाद छठवें नंबर में हमारे आ गए लॉरेंस, सातवें में आ गए हमारे लाइटन, आठवें में आ गए रिपॉन, नौवें में आ गए हमारे, ये नौवें में कौन आ गया भाई साहब, कुर्जोन, नौवें में आ गया कुर्जोन, इसको नौवीं में लिख दो करजोन। नेक्स्ट आपका आगे 10वें में हार्डील, 11th में आ गए आपके इरविन, 11th में आ गए ये 10,
ये आपका 1010, ये इरविन आ गए 11 नंबर में आपका। और ऐसे होते होते आपके हर एक नेवर एंडिंग आपने गवर्नर जनरल्स देखे, वाइस रॉयज भी देख लिए। इन सभी के डेट्स इनने किस दिन ज्वाइन किया था, क्या किया था, हर किसी के डेट्स को आपको हिस्ट्री किताब के अंदर मिल जाएगा, और जो कि उनके पर्सनैलिटी से लिंक्ड है। इन्होंने क्या एक्टिविटी क्या है, क्या पॉलिसीज़ ये लाए, क्या एक्टिविटी, क्या इन्होंने क्या एक्टिविटी ली, इन्होंने क्या एक्टिविटी करी मेरे यार, इन्होंने क्या एक्टिविटी करी, क्या अचीवमेंट किया, क्या पॉलिसीज़ लाई, ये सभी उनकी पर्सनैलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, हालांकि वो उनकी ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ लिखा नहीं गया है, यानी वो क्या थे, क्या कर रहे थे, कब कहाँ जन्मे थे, कहाँ मरे थे, उसके बारे में इतनी नहीं लिखी गई है। ज़्यादातर लिखी गई है उनके पर्सनैलिटी के बारे में, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके पॉलिसीज़ के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी की बात की है, पहले सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी वन पहले ये थे, सेकंड में ये थे, यहाँ एक क्रोनोलॉजी की बात की गई थी मेरे यार। ठीक, हर किसी के अलग अलग चैप्टर से द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जा रहा है, सिर्फ इंडिया क्यों नहीं, क्योंकि उस सब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया को, इसलिए ब्रिटिश इंडिया कहा जा रहा था। क्या हम उस पीरियड के हिस्ट्री को एक अलग तरीके से लिख नहीं सकते, यानी उस समय के जो हिस्ट्री को ज़्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा था, इंडियन हिस्ट्री को, यानी उस समय जो इंडियन हिस्ट्री था, इंडियन हिस्ट्री, उसको ज़्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा था, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा था। और यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या हम उनको उस लिखने के तरीके को, जो इतिहास लिखा गया था ब्रिटिशर के द्वारा, ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं, क्या हम कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग एक्टिविटी से फोकस कर सकते हैं, क्या हम कुछ अलग ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं, जहां पर जो कि उसी गवर्नर जनरल के अंडर में जो लोग थे उनके बारे में क्या हम जान सकते हैं। यहाँ ये कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्या है भाई साहब, देखो, जब भी हम इतिहास लिखते हैं, यानी पास्ट के बारे में लिखते हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं, तो वहाँ पर हम उसको डिवाइड करते हैं चैप्टर्स के अंदर, यानी एक बार में हम पूरी हिस्ट्री नहीं लिख देते, हम उसको चैप्टर पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं। हम हर एक चैप्टर को हर एक कंसर्न देते हैं, हर एक चैप्टर को अपनी एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक, और इसीलिए क्या होता है, हर एक स्टोरी और उसके अंदर जितने भी सारे पार्ट है वो एक सेंस बनाता है, जब उसको हम कलेक्ट करते हैं, जब उसको अच्छे से हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जब भी आप इन इवेंट्स को फॉलो करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हो, एक स्टोरी को शेप कर रहे हो, यानी एक स्टोरी लिखने के तरीके। यानी अगर स्टोरी सीक्वेंस में ना हो तो मज़ा नहीं आता है। हिस्ट्री हमेशा सीक्वेंस में होता है, भाई ये 1950 में हुआ है तो उसके बाद 1951 में क्या होता है वो बात की जाती है, नहीं कि हमने 1950 पढ़ ली अब हम जाके पढ़े 1949 फिर हम पढ़े 2000, ऐसे नहीं होता। अगर आपने 1950s की कहानी पढ़ी तो उसकी बाद की कहानी पढ़ते चलोगे। अगर हम बताया जाए यहाँ पर जो हिस्ट्रीज होती है, जो हमेशा, देखिए इंडियन हिस्ट्री को किसने लिखा था, इंडियन हिस्ट्री ज़्यादातर ब्रिटिश हिस्ट्री ने लिखा था, इसीलिए जो इंडियन हिस्ट्री की जो ज़्यादातर कहानी है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल की तरफ घूमती है। हालांकि इंडियंस की जो सिंपली जो लाइफ थी इसमें फिट नहीं करती है, और ना ही उनके पास फीस था, यानी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर की ज़्यादा कहानी थी, इसलिए ब्रिटिश हिस्टोरियन ने उनको ज़्यादा फोकस किया है, ना कि उन्होंने नॉर्मल इंडियंस की कहानी कहीं भी मेंशन नहीं की है। यानी उन्होंने हर वक्त अपने हिस्ट्री के अंदर सिर्फ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की बात की है, ना कि सिंपल इंडियंस की, जो सिंपल नेटिव इंडियंस थे उनकी बात कभी नहीं की गई है, क्योंकि ना ही वो इस सिस्टम में फिट करते हैं, ना ही उनके पास कोई अपना जगह था, ना ही उनके पास कोई अपनी टेरिटोरी थी। तो यहाँ से क्लियर होता है हमारे पास यहाँ एक क्लियर होता है कि हम चाहे तो एक अनदर फॉर्मेट बना सकते हैं हिस्ट्री की, जहाँ पर हम अपने गवर्नर जनरल्स की बात ना कर अपने खुद के नेटिव लोगों की बात कर सकते हैं उस समय की। ठीक, तो इसका मतलब हम कुछ अदर डेट्स, ओल्ड डेट्स की बात कर सकते हैं जो कि अभी तक सिग्निफिकेंस नहीं थे। यानी आप तो भाई साहब अभी भी समझते हो, भाई साहब आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो क्या आप सिर्फ ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करते हो, नहीं, आपको पता चलता था कि जब ब्रिटिशर इंडिया में रूल करते थे तब इंडियंस को कितनी असुविधाएं हो रही थी, कितने टॉर्चर सहने पड़ते थे, कितने ऑपरेशन उनके ऊपर होते थे, कितने अत्याचार होते थे, वो भी हमको जानने मिलता है। क्यों सर, ऐसा क्यों जानने को मिला, क्योंकि उस समय भी कुछ इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने उसको रिकॉर्ड किया था, उसको लिखा था।
ठीक। तो इसीलिए हमारे पास कुछ और भी डेट्स हैं जो कि सिर्फ ब्रिटिश हिस्टोरियन ने नहीं लिखा, कुछ ऐसे भी डेट्स हमारे पास है जिनको इंडिया के नेटिव लोगों के बारे में लिखा गया इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा, किस समय जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रही थी। तो उन डेट्स का भी एक सिग्निफिकेंस है जो कि धीरे धीरे आने लग रहा है हमारे पास। इसीलिए हमेशा कुछ सेट ऑफ डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आइदर उसको किसने लिखा है, किस मोटो में लिखा है और किस इवेंट में वो ऑकर हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। आ जाते हैं थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो चीज़ मैंने पहले डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर, तो थोड़ा उसको और गहराई से डिस्कस करते हैं, थोड़ा और डीप जाएंगे मेरे यार, थोड़ा सा और डीप जाएंगे। हाउ डू वी पीरियडाइज की बात कर लेते हैं मेरे यार। 1870s में, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट अप कर रहा हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों मैं फास्ट अप कर रहा हूँ? क्योंकि इस सभी चीज़ों को जो चीज़ मैंने, ये इसमें से ज़्यादातर चीज़ें, ये जो स्लाइड है इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में बताई है। जो चीज़ आपको नहीं पता है उसमें थोड़ा सा मैं समय दूंगा, और जो चीज़ बता दी गई है उसको थोड़ा सा फास्ट अप कर लेंगे मेरे यार, उसको थोड़ा सा फास्ट अप कर लेंगे, उसको थोड़ा सा फास्ट अप कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है मेरे यार? आ जाइए। 1870s में भाई जेम्स मील नामक एक व्यक्ति थे जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने अपने 3 वॉल्यूम के वर्क के अंदर एक बुक लिखी थी, 3 वर्क वॉल्यूम के एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वहाँ पर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को भाई 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, एक तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इसको ज़्यादातर वाइडली लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, यानी लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक, देखिए हमें वाई वी डिवाइड डिफरेंट पीरियड, हमने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड ही क्यों किया, डिवाइड करना क्यों ज़रूरी था? देखिए हमने ये जो पीरियडाइज किया है इसको करना नेसेसरी क्यों था? वाई वी डिवाइड डिफरेंट पीरियड्स, हमने डिफरेंट पीरियड्स में इसको डिवाइड ही क्यों किया? इसके 3 रीज़न है, 3 रीज़न। पहला रीज़न सर कि हमें टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को, समय के बदलाव को हमें कैप्चर करना है, इसीलिए। दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट्स है मैंने आपको पार्ट 1 नहीं बताया था, तो इसमें थोड़ा सा समय दूंगा मैं अपने आपको ही दूंगा, थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगे। ये चीज़ें देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, ये कॉन्सेप्ट भयंकर थे, इनको भाई याद रख लो, इन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को याद रख लो भाई। मैं फिर से समझाना चाहूँगा आपको इन कॉन्सेप्ट को। ये मैं हैंड रिटन लिख के पहले से लाया हूँ क्योंकि आपका समय थोड़ा सा बचे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर पार्ट 1 के चीज़ों को मैं थोड़ा रिवाइज़ करा रहा हूँ, जैसे कि ये चीज़ें पार्ट 1 में हो चुकी थी तब भी मैंने रिवाइज़ करा दी, और कुछ चीज़ें पार्ट 1 के टॉपिक से छूट गई तो उसको पार्ट 2 में हम कवर कर रहे हैं मेरे यार। जैसे कि ये सभी चीज़ें पार्ट 1 में कवर नहीं होती, हालांकि पार्ट 1 में ही कवर करने का मेरा गोल था, बट हुआ नहीं पाया क्योंकि वीडियो थोड़ी सी नहीं तो लंबी खींच जाती। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। देखिए हमें क्यों हमें डिवाइड करना है डिफरेंट पीरियड, हमें हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश पीरियड डिवाइड ही क्यों करना? पहली बात तो, पहला पॉइंट तो यही है कि हमें टाइम के इस बदलाव को, टाइम के इस बदलाव के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करना है। समय किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसको अगर हम कैप्चर करना चाहते हैं, भाई समय कैसा था, कैसा होने वाला है, उसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, पीरियडाइज करते हैं। पहले हिंदू पीरियड था, ये हो रहा था, अब मुस्लिम हो गया, ये पीरियड हो रहा था, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये चीज़ें चल रही है, ऐसा माहौल है, ये चल रहा है। अब ब्रिटिश का पीरियड चल रहा है, अब ये माहौल है, ये वातावरण, ये सब चल रहा है। इसी प्रकार से समय हिंदू में कैसा था, हिंदू पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में कैसा है, ब्रिटिश पीरियड में कैसा है। इस प्रकार को अगर हम कंपैरिजन करने की भावना को जागने की कोशिश करें और कैप्चर करने की बात करें, समय हिंदू में कैसा था, मिडिवल में कैसा था, ब्रिटिश में कैसा था और आज कैसा है, तो इसीलिए हमें डिवाइड करना ज़रूरी था। नेक्स्ट हमें सेंट्रल फीचर्स जानना होगा। हमें पास्ट के सेंट्रल फीचर्स को जानने के लिए क्या करना चाहिए? पीरियडाइज करना चाहिए। हिंदू में क्या पास्ट था हमारा, क्या इतिहास था, मुस्लिम में क्या इतिहास था, क्या पास्ट था, और ब्रिटिश में क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट था, यानी क्या इतिहास था, हिस्ट्री क्या था, उसको जानने के लिए हमें सेंट्रल फीचर्स चाहिए भाई साहब, पास्ट को जानने के लिए। तो इसी कारण इन्हीं दोनों से हमें क्या किया? पीरियडाइज किया। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये कहने के लिए कहा हमने डिफरेंट पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया। पहला कॉन्सेप्ट उठता है व्हाई वी डिवाइड इनटू डिफरेंट पीरियड्स, हमने डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड ही क्यों किया? पहला पॉइंट, हमें समय के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करना था। दूसरा पॉइंट कि हमें सेंट्रल फीचर पता चल जाए पास्ट का। तीसरा पॉइंट, हमें पीरियडाइजेशन की बात पता चल जाए, पीरियडाइजेशन की।
हमें पीरियडाइजेशन की बात क्यों जाए, पहला ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें डिवाइड क्यों किया, हमने डिफरेंट पीरियड में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें कैप्चर करना था सेंट्रल आइडिया को। नेक्स्ट, हमें समय के बदलाव को ही कैप्चर करना था। तीसरा, हमें पीरियडाइजेशन की बात करनी थी। अब बात आती है हमें पीरियडाइजेशन क्यों चाहिए था, वाई वी पीरियडाइज, हमने पीरियडाइज क्यों किया, हमने अपने आप को पीरियडाइज क्यों किया एज पर द जेम्स मिल्स कॉन्सेप्ट इनटू हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब पीरियडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कि हमें हर एक पीरियड के डिफरेंस पता चले, हिंदू में क्या कॉन्सेप्ट था, मुस्लिम में क्या था, ब्रिटिश में क्या था। भाई डिवाइड के बेसिकली क्या हुआ था, मतलब हिंदू में हमने क्यों डिवाइड किया था, मुस्लिम में क्यों डिवाइड किया था, ब्रिटिश में क्यों, क्योंकि माहौल पता करना था, हमें कंपैरिजन करना था। दूसरा पॉइंट कि हमें पास्ट के आइडिया के बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो, पास्ट से हमें कुछ सीखना चाहिए, जो गलती हमने पास्ट में कर दी है वो गलती रिपीट ना हो, इसीलिए हमें पास्ट के बारे में जानना था, इसलिए हमें पीरियडाइज किया था। तीसरा पॉइंट, हमें एक पीरियड से दूसरे पीरियड में किस प्रकार से ट्रांजिशन हुआ है, किस प्रकार से चेंज हुआ है, उसके चेंज को अगर रिकॉर्ड करना है, उसके सिग्निफिकेंस को अगर हमें इम्पोर्टेंस देना है, तो इसीलिए हम पीरियडाइज हमने किया था हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में। देखिए पीरियड की बात की गई थी, पीरियड यानी वही पीरियड्स, 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। बट यहाँ पर पीरियड की तो बात छोड़ो, यहाँ ये पीरियडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, हमने जेम्स मिल हमें आके बताते हैं भाई हमने ये कर दिया, इस पीरियड में कर दिया, तो इसी को पीरियडाइजेशन क्या आता है, पीरियडाइजेशन यानी एक पीरियड का कैटेगरी करना ही पीरियडाइजेशन होता है मेरे यार। पीरियड्स को ही, जो पीरियड्स थे 3 पीरियड्स थे, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 पीरियड्स को क्लासीफाई करने के लिए ही एक प्रोसेस होता है पीरियडाइजेशन, उसको कहते हैं, जिसको सबसे पहले जेम्स मिल ने दिया था। किसने दिया था, जेम्स मिल, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, एक फिलोसोफर थे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा लास्ट मोमेंट आपके लिए, लास्ट, क्योंकि ये चीज़ मेरे को पढ़ाया नहीं था, तो इसको मैं इसको 3-4 आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमने पहले कहा, पहला क्वेश्चन उठता है कि सर हमने क्यों डिवाइड किया डिफरेंट पीरियड्स में, क्योंकि सर हमें टाइम के बदलाव के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करना था। दूसरा पॉइंट, सर हमें पास्ट के सेंट्रल फीचर्स को जानना था। तीसरा पॉइंट, हमें पीरियडाइजेशन की भावना जाननी थी। तो सर हमने पीरियडाइजेशन क्यों कर दिया, हमने पीरियडाइजेशन इसलिए किया था क्योंकि हमें हर एक पीरियड हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश का डिफरेंस पता चल सके, हमें अपने पास्ट के आइडियाज़ के रिफ्लेक्ट पता चल सके, यानी पास्ट से हमने कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि हमने जो गलती पास्ट में की थी उसको हमें दोबारा नहीं करना है। नेक्स्ट, हमें जो एक पीरियड से हिंदू से मुस्लिम जो ट्रांजिशन हुआ था, मुस्लिम से ब्रिटिश जो पीरियड में ट्रांजिशन हुआ था, जो चेंज हुआ था, उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसलिए उनका सिग्निफिकेंस जानना भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमने पीरियडाइजेशन किया था। इन नोट्स को प्लीज़ लिख लेना, ये नोट्स आप ज़रूर लिख लेना, आपको ये सभी नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आ जाइए मेरे यार, देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो मील को लगता था जो एंशियन सोसाइटी है वो बहुत लोअर सिविलाइजेशन है, यानी वो बहुत ही कम सिविलाइज्ड है यूरोपियन से, यानी यूरोप के लोग से जो एशियन सोसाइटी के लोग बहुत कम सिविलाइज्ड थे। हिस्ट्री में कहा जाता था, हिस्ट्री के अंदर जेम्स मिल के हिसाब से, हिस्ट्री के अंदर, हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ब्रिटिशर से पहले यानी हिंदू और मुस्लिम पीरियड में क्या होता था। देखिए हमारे इंडियन हिस्ट्री में इस चीज़ को थोड़ा समझिए क्या होता है, इस पॉइंट को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, तब क्या हो रहा था, तब जो हिंदू लोग थे और मुस्लिम लोग थे वो हमारे कंट्री भारत को, इंडिया को रूल कर रहे थे या डिपोर्ट कर रहे थे। डिपोर्ट यानी रूल होता है, यानी ब्रिटिशर्स रूल करने से पहले, बिफोर ब्रिटिशर्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स रूल्स द कंट्री, ठीक। और हमारे कंट्री में क्या था, हमारे कंट्री में रिलीजियस इनटॉलरेंस था, यानी जाति की जो रिलीजियंस के बेसिस पर डिवीज़न लोग करते, यानी अगर तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, तू जैनिज़्म है, तू कुछ और है, तो इस प्रकार से इनटॉलरेंस था। हालांकि आज समय ये नहीं है, क्योंकि आज के लोग मॉडर्न हैं, डिस्कस करेंगे। जो आज का जो पीरियड अभी चल रहा है वो मॉडर्न पीरियड से ही प्रभावित हुआ है मेरे यहाँ। पहले क्या होता था, रिलीजियस इनटॉलरेंस होता था, कास्ट टैबू होता है, यानी अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, इस प्रकार से कास्ट सिस्टम चला था, जो कि आज के समय नहीं है, बैन हो चुका है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, इसीलिए हमने पास्ट से क्या सीखा है। पहले पास्ट से क्या होता, रिलीजियस इनटॉलरेंस होता था, जिससे भयानक लड़ाई होती थी, उसको बंद किया गया। हर एक रिलीजियस इक्वल है, हर किसी को अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करने दिया था आज के समय। कास्ट सिस्टम आज के समय पूरी तरह से बैन हो चुका है, अगर कोई फॉलो करने मिलता है तो उसको सीवियर पनिशमेंट मिलता है ऑन द बिहाफ ऑफ लॉ।
पहले बहुत सारे अंधविश्वास होते, सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस होते थे, उनकी डोमिनेंस बहुत थी। और इनकी जो इनकी जो डोमिनेंस थी किसकी, रिलीजियस इंटॉलरेंस की, कास्ट टैबू की, सुपरस्टिशन प्रैक्टिस की यानी अंधविश्वास की। इन सभी ने नॉर्मल लाइफ को यानी सोशल लाइफ को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है, कि नॉर्मल इंसान की लाइफ को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। और उन्हें ब्रिटिश रूल के ऊपर भी डोमिनेट कर रहा था। हालांकि ब्रिटिश रूल ने धीरे धीरे इस चीज़ को चेंज करने को सोचा कि भाई रिलीजियस इंटॉलरेंस को हटाना है, कास्ट सिस्टम, कास्ट टैबू को हटाना है, सुपर सिस्टम को हटाना है। ये जो तीन चीज़ को देखकर भाई, इंटॉलरेंस, कास्ट टैबू, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास को देखकर, इन सभी चीज़ों से इन सभी चीज़ों से जेम्स मिल को लगा कि उनको महसूस हुआ कि इंडिया को सिविलाइज करना चाहिए थोड़ा सा। तो इंडिया को सिविलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने को नेसेसरी समझा। उन्होंने सोचा कि इन सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी है। उन्होंने 4 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। क्या क्या? उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया। हम कहते हैं ना गुड मैनर्स, तो उन्होंने मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया, वो भी कहाँ से, यूरोप के मैनर्स को। सेकेंड, उन्होंने आर्ट्स को, उन्होंने कला को इंट्रोड्यूस किया। तीसरी बात, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, यानी उन्होंने पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे कि लोगों को एजुकेट कर सके, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया। नेक्स्ट, लॉज बनाए गए, कानून बनाए गए। ये सभी चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गए। ठीक, क्योंकि मिल्स को लगता था, जेम्स मिल को, कि भाई इंडियन लोगों को भाई सिविलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास रिलीजियस इंटॉलरेंस है, कास्ट टैबू है, सुपरस्टिशंस है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। ये हो गया हमारा, हाँ, इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब आ जाइए। तो इसलिए मिल जो थे हमारे, जेम्स मिल, उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स को इंडिया के टेरिटोरी के अंदर कॉन्क्योर कर ली जाए, यानी ब्रिटिशर्स इंडिया टेरिटोरी को अपने फुल पावर में, फुल कंट्रोल में, कॉन्क्योर यानी फुल पावर, फुल ऑटोनॉमी, फुल पावर में भाई ले ले। भाई इंडिया की जो अथॉरिटी है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर के पास चले जाए, पूरी तरह से वो जीत हासिल कर ले इंडियन टेरिटोरी के अंदर। ये लगता था भाई मिल साहब को, हमारे मिल साहब जो जेम्स मिल साहब थे, स्कॉटलैंड से आए थे भाई साहब। उनको ऐसा क्यों लगता था, क्यों सोचता था भाई ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर पूरा एक फुल ऑटोनॉमस बन जाए, यानी एक जीत हासिल कर ले? क्योंकि उनको लगता था अगर ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर देगी तो इससे क्या होगा, इससे यह इंश्योर होगा कि इंडिया के लोगों को एनलाइटमेंट मिलेगा, यानी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, और उनको खुशी मिलेगी, उनको हैप्पीनेस मिलेगा, किसको, इंडियन पीपल्स को। और जेम मिल साहब को, स्कॉटलैंड वाले व्यक्ति को लगता था कि इंडिया विदाउट द ब्रिटिश, उनको लगता था भाई, उनकी बातें लिखी गई थी किताब के अंदर, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको, कि उनको लगता था कि इंडिया विदाउट ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश राज के बिना जो भारत है हमारा, वो प्रोग्रेस कभी कर ही नहीं सकता था, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ठीक, देखिए जो आइडिया है हिस्ट्री के अंदर, जो जेम्स मिल के हिसाब से जो हिस्ट्री का जो आइडिया है, जो ब्रिटिश रूल है वो रिप्रेजेंट करते थे उनके हिसाब से, यानी जेम्स मिल के हिस्ट्री के आइडिया के हिसाब से वो कहते हैं जो ये ब्रिटिश रूल है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रेस को, उन्नति को और सिविलाइजेशन को, लोगों को सिविलाइज करने की और उन्नति को यानी प्रोग्रेस को ये रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश एम्पायर, आज पर द आइडिया ऑफ द हिस्ट्री बाय द जेम्स मिल साहब। ठीक, देखिए जो पीरियड था वो कहते हैं ब्रिटिशर्स आने के बाद इंडिया प्रोग्रेस हुआ है और लोग सिविलाइज्ड हुए हैं, बट इंडिया के ब्रिटिश राज पीरियड से पहले, यानी ब्रिटिश रूल के पीरियड से पहले जो पीरियड था वो अंधकार वाला पीरियड था, वो डार्कनेस वाला पीरियड था। ठीक, देखिए जो फेथ की बात की आती थी, एक चीज़ की बात की आती है, एक कसर की बात की आती थी, उन्नति की बात की आती थी, एक सिंपैथी की बात की आती थी। क्या सर? जो फेथ था हिंदू में, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड के अंदर ये डिफरेंट था। हिंदू पीरियड में अलग फेथ था, अलग सिंपैथी, अलग एरा था। मुस्लिम पीरियड में अलग फेथ था, अलग एरा, अलग सिंपैथी था। ब्रिटिश पीरियड में अलग एरा, अलग सिंपैथी, अलग चीज़ें थी, अलग व्यक्तित्व था। ठीक, तो ये सही पीरियड के फेथ जो है डिफरेंट है। तो वो रूलर पर डिपेंड करता है, रूलर कैसा था। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू पीरियड में हमेशा खराब ही रूलर थे, नहीं। हिंदू पीरियड में भी कुछ अच्छे रूलर थे, कुछ खराब रूलर थे। मुस्लिम पीरियड के अंदर भी कुछ अच्छे रूलर थे, कुछ खराब रूलर थे। ब्रिटिश पीरियड के अंदर भी कुछ अच्छे रूलर थे, कुछ खराब रूलर थे।
क्योंकि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हिंदू पीरियड के अंदर अच्छे रूलर्स नहीं होते तो भाई जो पुराने मंदिर बने तो एंशियंट पीरियड बने, यानी हिंदू पीरियड बने हैं। आप जो मंदिर आज के आपके घर के पास जो मंदिर देख रहे हो, बहुत पुराने कलाकृति उसमें की गई है, वो हिंदू पीरियड के ज़माने के हैं, जब हिंदू राजा रूल कर रहे थे हमारे इंडिया के अंदर। तो तब की बात है, तब भी तो भाई साइंस टेक्नोलॉजी भाई सब भयंकर था। आज के इंजीनियर्स उस लेवल, उस समय की इंजीनियरिंग को भाई टक्कर नहीं दे पा रहे आज तक भी। यानी उस समय जो मंदिर बनाए गए थे उसकी जो कारीगरी थी, आर्किटेक्चर था, इंजीनियरिंग था, आज के कोई ऐसा बंदा इंजीनियरिंग नहीं है जो उसको कर ले। भाई उस समय देखो कैसे शार्प थे भाई राजा, कितने भाई साहब भयंकर थे, कितने कहाँ से इंजीनियर ढूंढ के लाते थे। अब मुस्लिम पीरियड की बात कर लो, जिस समय भाई ताजमहल बना था, भाई ताजमहल की कारीगरी देख लो भाई साहब, भाई एक वंडर्स है, एक अजूबे से है, दुनिया के एक अजूबे से एक है ताजमहल, उसकी कारीगरी देख लो भाई। भाई ब्रिटिशर्स की बात कर लो, ब्रिटिशर्स ने भी बहुत चीज़ें करी है उसके ज़माने में, बहुत चीज़ें बनाई गई हैं। जो विक्टोरिया पार्क है कोलकाता के अंदर, उसको देख लो आप। देखिए हर पीरियड के अंदर ना कुछ चीज़ें अच्छी बनी है, कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हुई है। वो रूलर पे डिपेंड करता है, कौन से रूलर ने, कौन से राजा ने उस समय रूल किया था, कौन रूलर था उस समय, ठीक है। अब एक सेकंड चीज़ पे आते हैं, आप ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को छोड़ो, एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। क्या है ये? एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो हिस्टोरियंस ने किया था, क्या सर? एक और है ये कि हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया था। तो ये था मेरे यार, क्या सर चीज़ें थी। आज हमने देखा कि आपका वही हाउ डू वी पीरियडाइज टॉपिक की कुछ चीज़ें लेफ्ट ओवर थी, उसको हमने पूरा क्लियर कर लिया, यानी विच डेट्स टॉपिक पूरा कवर हो गया हमारा। हाउ डू वी पीरियडाइज टॉपिक जो था हमारा, थोड़ा सा मोस्टली चीज़ें तो मैंने पार्ट में कवर कर ली थी, छोटे मोटे चीज़ जो थी वो कवर नहीं हुई थी, जो कि मैंने आज कर लिया आपसे, आज आपसे मैंने वो करा लिया भाई साहब। और अभी मैं चाहूँ तो व्हाट इज़ कॉलोनियल वाला टॉपिक स्टार्ट करा सकता हूँ, बट अभी नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से कराएंगे। बट उससे पहले कुछ और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि मैंने पिछले पार्ट 1 में कवर कर लिया था। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था हमारे हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को एक और प्रकार से क्लासीफाई किया, जैसे कि क्या सर? एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न, ठीक। और इस डिवीज़न में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ये मैंने आपको कहा था पिछले क्लास के अंदर, पार्ट 1 का तो मैंने कहा था कि इस डिवीज़न के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, क्योंकि इसको लाया गया था, बोरो किया गया था कहाँ से सर? वेस्ट से। ये बात मैंने की थी पार्ट 1 के अंदर, ये भी मैंने बात कर ली थी। जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैंने पार्ट 1 के अंदर कर ली थी, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं सिर्फ, और लेक्चर को ख़त्म कर देंगे मेरे यार। यहाँ मैंने बात की थी भाई साहब, यहाँ पर कहा जाता है जो मॉडर्न पीरियड, यानी यहाँ पर साइंस की बात की गई थी, टेक्नोलॉजी की बात की गई, डेमोक्रेसी की बात की गई थी, इक्वलिटी की बात की गई थी, और ये तो उन्होंने डेफिनेशन की थी मॉडर्न पीरियड की। बट उन्होंने कहा कि मिडिवल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर मॉडर्निटी नहीं थी, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी, जो कि एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन लगता है, ठीक, क्लियर है। देखिए एक और चीज़ फेथ की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी फेथ की बात। देखिए फेथ की बात यहाँ जो की गई है, फेथ में हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन दोनों के पीरियड में कुछ फेथ था, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थी, कुछ चीज़ें अलग अलग थी, वो माना जाता है, ठीक। तो ये बातें हुई थी, हमने पिछले क्लास में आपको क्या था, पिछले क्लास में ये चीज़ें हमने कर ली थी भाई साहब। जैसे कि मॉडर्न पीरियड के अंदर साइंस की, टेक्नोलॉजी की, डेमोक्रेसी की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की बात की गई थी। और इस पीरियडाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। क्यों सर? क्योंकि इसको बोरो किया गया था वेस्ट से, ठीक। हालांकि ब्रिटिश रूल को लोगों को लगता है, जो यहाँ पर एक पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट, कि यहाँ तो आपको पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया भाई, मॉडर्निटी जहाँ पर वही साइंस टेक्नोलॉजी इनकी बात की गई थी, रीजन की बात की गई थी, और मिडिवल जहाँ पर उनकी बात नहीं की, जो कि एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन उभर के है, इसलिए हम इस क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंस नहीं मानते हैं। बट ब्रिटिश रूल के अंदर पीपल डिड नॉट
have equality, next point freedom, नेक्स्ट इज लिबर्टी। यानी लोगों को लगता है कि जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर लोगों के पास इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी। जब पीपल्स के, इंडियन पीपल्स ने भाई रिवोल्ट किया, जब इंडियन पीपल्स ने रिवोल्ट किया, जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि जो ब्रिटिश लोग हैं हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तब उन्होंने आवाज़ उठाई हमें इक्वलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए और लिबर्टी चाहिए। बट ब्रिटिशर्स ने अपने आप से भाई लोगों को, ब्रिटिशर्स ने अपने आप से, अपने मर्यादा से भाई लोगों को इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी नहीं दी थी। लोगों ने उनका विद्रोह किया, हड़ताल की, तब जाके इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी मिली। फ्री में नहीं मिली ये चीज़ें। ये तीन चीज़ें लोगों ने हड़ताल की, रिवोल्यूशन किया, तब जाके मिली थी। और ना ही ब्रिटिशर्स ने कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस या ग्रोथ किया था। यानी ब्रिटिशर्स तो भाई अपना प्रॉफिट देखते। भाई जो लोग कहते हैं ना ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ नहीं किया था, जब तक लोगों की आंखें नहीं खुली तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे इंडिया से, यहाँ का चीज़ वहाँ जाके बेच रहे थे, यूरोपियन बैठ के इन्होंने पैसा कमा रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स क्या। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा डिले हो रहा है हमारा, जो टारगेट थी लेक्चर वाइज वो कंप्लीट नहीं हो रहा, चलेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने आना चाहिए, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करें व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है, व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक और क्या हम डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो नोट्स है आपको वो डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट ही क्लास के अंदर ओरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि आज करने वाले थे, हालांकि कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि ओरल क्वेश्चन के अंदर हैं आपके, वो अभी तक कवर नहीं हुए। उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, उन कॉन्सेप्ट को, फिर नेक्स्ट क्लास से बढ़िया से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। तो लेक्चर को यहीं मैं एंड करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करो। हमें सब्सक्राइब बढ़ाना है भाई साहब, हमें अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।